मरुधरा की लड़ाई, शहमात का खेल जारी। पायलट गुट के विधायकों को फौरी राहत। चौबीस जुलाई को आएगा राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला। हमको रेस्टोरेंट बना दिया है और 24 तारीख को फैसला सुनाएंगे। स्पीकर 24 जुलाई तक नहीं करेंगे पायलट गुट पर फैसला। स्पीकर ने पायलट गुट के विधायकों को दिया था नोटिस। पायलट गुट ने स्पीकर के नोटिस को दी है चुनौती। हाईकोर्ट में बहस पूरी, अब फैसले का इंतजार। चौबीस जुलाई द जजमेंट डे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। आज का दिन प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था। आज सचिन कैंप के विधायकों को दिए गए नोटिस पर फैसला अपेक्षित था, लेकिन सुनवाई पूरी कर अदालत ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में चूंकि फैसला 24 को आएगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सरकार के भविष्य का फैसला होगा या बागियों के भविष्य का, क्योंकि तकनीकी तौर पर नोटिस और उसको लेकर चल रही जद्दोजहद प्रदेश में चल रही सियासत का एक हिस्सा भर है। सरकार के सर्वाइवल का दारोमदार नंबर गेम पर है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकार के पास पर्याप्त नंबर्स हैं और जिसका फैसला केवल सदन के फ्लोर पर ही हो सकता है। क्या इसकी तैयारियां चल रही हैं? इसको लेकर तरह तरह के दावे हैं। सरकार ने ऐसा कोई अधिकृत बयान अभी तक नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि वो इस मामले का यही एक वन शॉट सॉल्यूशन हो सकता है, जिसे अपनाया जाएगा। आज अदालत परिसर और अदालत परिसर के बाहर जो घटनाक्रम रहा है उस पर प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, सुरेश चंद्र जैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और ओम सैनी जी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी से ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लेंगे, अभी क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर। लेकिन पहले आपके पास आ रहा हूँ जैन साहब। शाम होते होते खबर आई जिसने चौंकाया कि सीपी जोशी पहुँचे हैं विधानसभा और उन्होंने वहाँ सुनवाई शुरू कर दी है। बाद में अपडेट हुई खबर कि उन्होंने इसको लेकर विधि वेत्ताओं की राय ली है। क्या मानकर चलते हैं किसी तरह की दूर दूर तक कोई ऐसी संभावना अब तक के घटनाक्रम से या इसकी जो पेचीदगियां हैं उसके मद्देनजर कोई ऐसा लगता है कि इसमें कोई कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति भी आ सकती है? लगता नहीं है। नहीं, जैसा कि आज उच्च न्यायालय में सुनवाई का बाद में जब डिसीजन पेंडिंग हुआ और हाई कोर्ट ने, जैसा आपके पत्रकार ने बताया, कि रिक्वेस्ट करी स्पीकर साहब से कि 24 तारीख तक कोई फैसला ना करें, और स्पीकर के जो वहाँ नुमाइंदे थे, सेक्रेटरी विधानसभा या उनके जो वकील थे, उन्होंने इससे सहमति दिखाई। तो वो तो ये दिखा रहा है कि कहीं भी न्यायपालिका और विधायिका में कोई विरोधाभास या टकराव की स्थिति आने की संभावनाएं कम से कम 24 तारीख तक नहीं है। अब अभी आपने जो समाचार दिया कि बुला के उन्होंने राय करी है विधिवेत्ताओं की और उनकी, तो शायद उन्होंने 24 तारीख के निर्णय के बाद जो परिस्थितियां बनने वाली हैं उस संबंध में कोई राय करी हो सकती है, एक बात। क्योंकि जब उन्होंने कोई कमिटमेंट कोर्ट में कर दिया है तो निश्चित माने कि वो 24 तारीख तक उससे बदलने वाले नहीं हैं। दोनों ही संवैधानिक पद हैं, उच्च न्यायालय की अपनी संवैधानिकता है और स्पीकर की भी है, और ऐसे पदों पर बैठने वाले व्यक्ति इस तरीके की बातें नहीं करते कि कोई बात कहने के बाद उससे पलटा जाए। और ये जिस तरह का एक अनप्रेसिडेंटेड मामला है और आगे के लिए नज़ीर कायम करने वाला मामला माना जा रहा है, उसके लिहाज से ये भी समझ में आता है कि प्रत्येक पक्ष, चाहे वो पिटिशनर्स हों, चाहे वो रिस्पोंडेंट हों, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो स्पीकर हों, सब इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं इस पूरे मामले में। लेकिन रामलाल शर्मा जी को 24 तारीख से बहुत उम्मीदें हैं। आज आपकी पार्टी के रामलाल शर्मा जी नेताओं का ये कहना था कि 2 दिन 3 दिन की मोहलत मिल गई, कोई बात नहीं, लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? देखिए जेपी शर्मा जी, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो लड़ाई है, इस लड़ाई का पटाक्षेप कांग्रेस को ही करना है। और कांग्रेस इसका पटाक्षेप क्यों नहीं करना चाहती? एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारे पास 109 विधायक हैं,
ये फिर बाद में बात निकल के आती है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। कभी ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो फिर खतरा नहीं है तो जो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं जिनके आधार के ऊपर हम सरकार का काम करने के लिए फ्री हो सकते हैं, महामहिम के या परेड करानी हो या विधानसभा के फ्लोर के ऊपर आपको बहुमत साबित करना हो या न्यायालय के आदेश की पालना करनी हो, लेकिन कम से कम कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं जेपी शर्मा जी एक बात कहूंगा, कांग्रेस एक तरफ एसओजी का उपयोग भी कर रही है, प्रशासनिक तंत्र का उपयोग भी कर रही है, और दूसरी तरफ असंतुष्ट अपने विधायकों को मनाने का काम भी कर रही है। कभी इनके सुरजेवाला जी का बयान आता है कि सुबह को बुलाकर शाम को लौट कर आ जाता, तो उससे प्रति कोई नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। कभी गहलोत जी का बयान आता है कि इन्होंने गद्दारी की है, ये नकारा है, ये नालायक है, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं, फिर भी वो इस आधार पर कहते हैं कि यदि वो लौट कर आएंगे तो हम उसको गले लगा के स्वागत करेंगे। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस कम से कम प्रदेश की आवाम को हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करे कि आज जो प्रदेश के हालात बने हुए, आपके अभी मैं आया उससे पहले आपके ही टीवी चैनल दिखा रहा था कि प्रदेश के अंदर किस तरीके से टीडियों का हमला हो रहा है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, पीने के पानी की समस्या है, और इस समय वर्तमान में जो औसत बारिश होनी चाहिए वो औसत बारिश नहीं होने की वजह से अकाल की स्थितियां भी धीरे धीरे बनना शुरू हो गई है। तो सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की है ना आज, कैबिनेट मीटिंग तो की है, सरकार तो ये कह रही है कि हमारी सरकार होटल से चल रही है, सरकार तो ये भी कह रही है कि हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार होटल से चल रही है, ये भी दावा सरकार कर रही है। सरकार ने तो इतनी भी एहतियात बरती है, सरकार ने तो इतनी भी एहतियात बरती है कि उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की जा सकती थी फेयरमाउंट में, लेकिन वो यहाँ आकर की है। देखिए जेपी शर्मा जी, पूरे हालात आपसे छिपे हुए नहीं है, पूरे हालात आपके जो पूरे प्रदेश के अंदर संवाददाता है वो भी आपको रिपोर्टिंग करते होंगे कि क्या हालात है। प्रशासनिक तंत्र सरकार के आदेशों की पालना करने से भी अब कतराने लग गया, और एक अविश्वास का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, विकास के कार्य ठप है, कोई काम धरातल के ऊपर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब सरकार के मुखिया सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए मान लो या अपनी सरकार के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगे ताकि सरकार के जनता के नजरों के अंदर वो इमेज एक बनी रहे, उस इमेज को बनाने का काम करे, बाकी ऐसा कोई काम सरकार नहीं करी जिससे जनता को राहत मिल सके। कांग्रेस के साथी हमारे समय पर जुड़ गए होते तो शायद इन सवालों को बेहतर जवाब दे पाते, लेकिन ओम सैनी साहब जो बात उठाई एसओजी एटीएस की, एसीबी की बात रामलाल शर्मा जी ने, तो एसओजी एटीएस के दुरुपयोग के आरोप केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप से किस तरह से अलग हैं, यह समझने की जरूरत है कि नहीं है ओम सैनी साहब? निश्चित रूप से जेपी जी आपने वो बात कह दी जो शायद कांग्रेस वालों को जवाब देना चाहिए था, लेकिन मुझसे आप कह रहे हैं तो मैं कहना आज इको हो रहा है बहुत इसमें। बहरहाल जो बहुत इको हमको आपके आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है हम सनी साहब? ठीक है। तो जिस तरीके से केंद्र अपने इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करता है, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई, ये सारा जैसे अर्थपूर्ण हो रहे हैं, सब कान बज रहे हैं। एक मिनट बस ठीक करता हूँ। हाँ, मुझे लगता नहीं है कि जो कुछ रामलाल जी बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट तो सब कर रही है और भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, जितनी सफाई से दोनों तरफों से जो बात की जाती है वो अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक है, और वो इसे समझते हैं कि हमारी आंखें कुछ देखती नहीं है, कान कुछ सुनते नहीं है, जो कुछ वही बोलेंगे उसी पे हम यकीन कर लेंगे। दरअसल मैं जैसे ही हाई कोर्ट से सारा फैसला जो कुछ हुआ उसको लेकर के जब विधानसभा की ओर सारा सिलसिला गया, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि स्पीकर को आप आदेश नहीं दे सकते, आप आग्रह कर सकते हैं। स्पीकर के पास में वो शक्तियां हैं, वो जो 19 विधायक सचिन पायलट सहित और 3 जो निर्दलीय हैं उनके बारे में वो तत्काल कोई राय ले सकते हैं, क्योंकि उनका ये दावा, उनका वकील जो आज बोल रहा था वो यही बोल रहे थे कि हमने सब कुछ नियम से किया है, और नियम से करने में अगर हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और अपनी बात कहें, अगर वो नहीं आते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करने में देर नहीं लगेगी। ये जो इस बात पे बैठे हैं कि अब निश्चिंत हैं, तो 24 तारीख से पहले कुछ हो नहीं सकता, मुझे लगता ये है कि स्पीकर साहब ने अपने हिसाब से एक मिनट रोक रहा हूँ आपको। आपने जो कहा कि अभी अगर वो नहीं आते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, अब तो मेरे ख्याल में ये डेडलाइन भी पीछे छूट चुकी है उनके आने की भी। तकनीकी तौर पर सुरेश जैन साहब समझा सकते हैं कि क्या उनके पास अभी आने का मौका है, या वो मौका तो निकल चुका 17 तारीख दोपहर 1 बजे, अब तो सिर्फ फैसला होना है?
निश्चित रूप से तो अगर फैसला ऐसा ही होना है तो लग उसके रहा बाद है, में स्पीकर क्योंकि अभी कहीं पर भी जी सैनी साहब बोलिए, सैनी साहब बोलिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैन साहब फैसला तो जब स्पीकर साहब को जब करना है तो उसके लिए वो आग्रह जो गया है उसको, चूंकि न्यायपालिका में और विधायिका में स्पीकर के साथ में कोई टकराव नहीं होना चाहिए, इसलिए बड़ा केयरफुली सारा डील किया है। और न्यायपालिका ने कहा कि साहब आप 5:30 बजे तक आज का जो वक्त दिया था वो न्यायपालिका की वजह से दिया। उसके बावजूद जो चीजें नहीं हुई है तो अब स्पीकर के पास में पूरा अधिकार है कि वो अगर वो समझे तो इस पर निर्णय ले सकते हैं और 24 तारीख से पहले ही अपनी बात कह सकते हैं। मुझे लगता है कि शाम को जो बात थी कि सिर्फ जाकर के और वो अपनी राय ले रहे थे, मुझे लगता है कि उसमें वकील साहब जो महेश जी के वकील थे और दूसरे लोग जो वकील थे वो सारे उपलब्ध थे और उनके साथ में चर्चा हुई है। और वो चर्चा का क्या सिलसिला बना अभी तक ठीक से स्पष्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि गोवर्धन बता पाएगा कि क्या वहां पर हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि स्पीकर निश्चित रूप से 24 तारीख से पहले अपना निर्णय 24 तारीख से पहले अपना निर्णय नहीं सुनाएंगे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही अंदाजा, ये सामान्य समझ यही कहती है कि ऐसा ही होने जा रहा है। गोवर्धन से बात करते हैं। गोवर्धन, पहली बात तो अभी मैं रामलाल जी से जब बात कर रहा था तो इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार तो फेयरमोंट से चल रही है। क्या एहतियात का स्तर ये नहीं है कि सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग फेयरमोंट में रखी जा सकती, नहीं रखी, सीएमआर में या में रखी, ताकि ये मैसेज जाए कि सरकार अपने काम पर लौट गई है, सरकार अपना काम कर रही है। तो दूसरी बात मैं ये समझना चाहूँगा कि आज जो फैसले लिए गए उनकी किस तरह से रिलेवेंस है ताज़ा घटनाक्रम के साथ। क्या कोई ऐसे फैसले भी लिए गए हों जो पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं लेकिन वो इस पॉलिटिकल सिनेरियो में ज़्यादा रेलेवेंट हैं? गोवर्धन। देखिए, आज के जो कैबिनेट के अगर फैसलों की बात की जाए तो ये कैबिनेट की बैठक सीएम निवास पर रखी इसलिए गई थी जिससे कि जो आरोप लग रहे थे कि सरकार काम नहीं कर रही है, उन आरोपों के जवाब के तौर पर विधायक दल की बैठक के बाद ये कैबिनेट की बैठक रखी गई और करीब दर्जन भर फैसले किए गए हैं। सरकार ने आधिकारिक तौर से अभी बयान जारी किया है। एक बड़ा फैसला तो ये किया गया है कि 350 करोड़ रुपए से 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1,000 रुपए की अनुग्रह राशि और दी जाएगी। मतलब ये एक बड़ा फैसला माना जा सकता है कि जो अनुग्रह राशि है 1,000 रुपए और दी जाएगी। आपको याद होगा कोरोना काल में 2,500 रुपए इन गरीब परिवारों को दिए गए थे, अब 1,000 रुपए की राशि और दी जाएगी। एक बड़ा फैसला माना जा सकता है अपने आप में। संक्षेप में बताइएगा गोवर्धन, रिको के माध्यम से बताइएगा, मुझे बहस पर लौटना है। 220 करोड़ की राहत देने का। जी जी, क्या जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर असर डालने वाली कोई चीज आपके समझ में आई? नहीं, देखिए, ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर राहत वाली असर डालने वाली कोई चीज तो फिलहाल उन्होंने घोषित नहीं की है, लेकिन ये जो प्रशासनिक तौर से जो कैबिनेट के फैसले हैं, खास करके जो राहत पैकेज 1,000 रुपए का गरीब परिवारों को देने का, ये एक तरह से एक जवाब देने की कोशिश की गई है विपक्ष के आरोपों की कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो इसमें जो दर्जन भर फैसले किए गए हैं तो ये दर्शाने का प्रयास है कि सरकार ने नॉर्मल तरीके से काम कर रही है। मुझे बहस पर लौटना होगा, समय की कमी है हमारे पास। आपके साथ कांग्रेस के जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो मौजूद हैं, हम सीधा उनसे जुड़ना चाहेंगे। और मैं आपके पास आ रहा हूं रामलाल जी। आपकी पार्टी से अलग अलग तरह के बयान आते हैं। कभी कहा जाता है कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, इनकी आपस की लड़ाई है। कभी इस तरह के बयान आते हैं कि सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। कभी आप कहते हैं कि इनको चाहिए कि ये फ्लोर टेस्ट कराएं और सारी स्थिति साफ करें। यानी बहुत सारी अलग अलग तरह की अपेक्षाएं हैं। एक बार खुलकर बोलिए ना आप लोग, क्या आपको क्या आप चाहते क्या हैं कि इस वक्त सरकार को क्या करना चाहिए ताकि सवालों से पीछा छूटे? देखिए जेपी शर्मा जी, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार का जो गतिरोध इनके स्थानीय। एक मिनट आपको रोक रहा हूं, हमारे पीसीआर के साथी जो कांग्रेस के गेस्ट हैं उनको हमारे साथ जोड़ेंगे, बहस में उनको शामिल करें। जी बोलिए। हम भारतीय जनता पार्टी जेपी शर्मा जी ये चाहती है कि जो वर्तमान के हालात प्रदेश के बने हुए हैं उन हालातों में से सरकार अपने आप को निकाल कर और जनता के हितों को संरक्षित करने का काम करे, जनता की समस्याओं का समाधान करने का काम करे, विकास की जो पटरी से जो उतर चुका है विकास वो पटरी पे लौटने का काम करे और जनता के जो समस्या है उनका समाधान करने का काम सरकार करे। जो जनता से वादा करके सत्ता के अंदर आई है,
आज जो मुद्दों के आधार पर जनता ने इनको सत्ता दी है, न तो उन मुद्दों के ऊपर सरकार काम करी। 2 बजट सत्र निकल चुके हैं, 2 बजट सत्रों के अंदर जो घोषणाएं की गई है वो घोषणाएं धरातल के ऊपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवाम को सपने दिखाने वाली जो घोषणाएं की गई थी। हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्यादा कुछ तुम्हारे झगड़े जब निपटा लेना, लेकिन कम से कम अपने झगड़ों के और अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजस्थान प्रदेश की जनता का जो अहित आप कर रहे हो, कम से कम उस अहित को बचाने का काम करें। ठीक है, महेंद्रजीत मालवीय पूर्व मंत्री और विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालवीय साहब, आपने सुना होगा रामलाल शर्मा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, उन्होंने जो कुछ बोला वो आपने सुना होगा। पहले उस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी है तो वो मैं लूंगा, फिर मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। बोलिए मालवीय साहब। नमस्कार जेपी साहब। रामलाल जी जो बात कह रहे हैं कि सरकार के 2 बजट सत्र आ गए और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। नमस्कार। 2 बजट सत्र निकल के अभी तक काम नहीं हुआ, ये बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री रामलाल जी कह रहे हैं। रामलाल जी, आपके शासनकाल के 2 बजट सत्र का ब्यौरा और हमारे 2 बार का बजट ब्यौरा में आप तुलना कर लेते अपने आप आपको पता पड़ जाएगा। जब जब भी इस प्रदेश के ऊपर परिस्थितियां बदली हैं, या अकाल आया है, या सुकाल आया है, या कोरोना जैसी महामारी आई है, जिसके अंदर अशोक गहलोत साहब ने बढ़ चढ़ के काम किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के ऊपर अशोक गहलोत साहब की पीठ को थपथपाई है। माननीय गहलोत साहब एक से बढ़कर एक नई योजनाएं लेके आए हैं। जैसे आज भी निर्धन हैं, गरीब हैं, जिनके पास अभी मजदूरी का कोई कामकाज नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी 1000 रुपया और उन्होंने बढ़ा दिया है। अब ये 2500 से 3500 हो गया। इसको माननीय रामलाल जी क्या कहेंगे? एक नहीं, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं। उन्होंने गेहूं को मुफ्त कर दिया। भले वो कहें कि सरकार चल रही है नहीं चल रही है, सरकार अपने विधिवत रूप से चल रही है। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, एक से बढ़कर एक निर्णय हो रहा है। अशोक गहलोत साहब बहुत संवेदनशील और पूरे देश के अंदर एक अलग तरह के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनकी बात को मैं बिल्कुल निराधार मानता हूं, पूरी सिरे से खारिज करता हूं। कुछ कहना चाह रहे हैं रामलाल जी? पहले बोलिए, फिर मैं सवाल करता हूं। जेपी शर्मा जी, वास्तव में इस सरकार का जो 2 बजट सत्र निकले हैं, उन बजट सत्रों के दौरान सरकार की उपलब्धियां कुछ मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि सरकार की कुछ उपलब्धि रही है। सरकार की उपलब्धि रही है कि 833 रुपए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब्सिडी के रूप में किसानों को देकर गई थी, आपने उसको बंद करने का काम किया। 3 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज भामाशाह के अंदर हमारी सरकार कर रही थी, आपने निजी चिकित्सालयों के पेमेंट अभी तक नहीं किए, उसने भामाशाह योजना बंद करने का काम किया। शहरी क्षेत्रों के अंदर गरीब आदमियों को भोजन कराने का काम सरकार करके गई थी, हमारी अन्नपूर्णा रसोई योजना, उस योजना को बंद करने का काम किया। वापस कर दी ना। जो गौरव पथ जो हमारी सरकार करके गई थी, आपने घोषणा की थी कि हम विकास पथ बनाएंगे। महेंद्र सिंह जी मालवीय साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, राजस्थान की एक ग्राम पंचायत में एक भी विकास पथ बना हो, उस ग्राम पंचायत का आप नाम बता दो कि हमारी सरकार ने आने के बाद में इन 1.5-2 सालों में उन ग्राम पंचायतों के अंदर विकास पथ बनाने का काम किया है। कहां बात कर रहे हो मालवीय साहब? ठीक है, अपन जिस मुद्दे पर थे उसी पे आते हैं। रामलाल शर्मा जी, वापस मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। आप शुरू से ये कहते आए कि इनकी आपस की लड़ाई है, हम ना 3 में है ना 13 में है। तो 13 में तो नहीं है आप, लेकिन 12वें की इंतजार कर रहे हैं। आज बयान आया है कि 12 तारीख को घटनाक्रम शुरू हुआ और 24 तारीख को पटाक्षेप होगा। 12वें की हमारे यहाँ 12 नंबर की हमारी संस्कृति में क्या स्थान है वो जानते हैं, तो आप 12वें का इंतजार सीधा जेपी शर्मा जी इतना चाहते हैं कि यदि सरकार के पास बहुमत है तो बहुमत साबित कर दे, सदन के अंदर साबित कर दे, महामहिम के यहाँ साबित कर दे, या अपने आपके पास बहुमत अगर नहीं है, एक तरफ कहते हो बहुमत है, दूसरी तरफ कहते हो नहीं है, अगर नहीं है तो उनको मनाने का काम आप कर रहे हो। तो मना के कैसे भी राजस्थान की जनता का हित तो करो कम से कम। नहीं है, कौन कर रहा है? कौन नहीं है, कौन कर रहा है? अगर इनके पास बहुमत है तो फिर मनाने की बात क्यों कर रहे हैं? साबित करो और सरकार चलाओ आराम से, कौन मना कर रहा है? चलिए, कम से कम राजस्थान की जनता के साथ अहित करने का काम तो मत करो। राजनीतिक सवाल का जवाब तो राजनीतिक तरीके से जो मालवीय साहब आप देना चाहें दीजिएगा, लेकिन एक सवाल आज कोर्ट परिसर में ये उठा, अदालत में ये सवाल उठा कि आपने जब विधायकों को, आपके विधायकों ने स्वेच्छा से पार्टी ही छोड़ दी है, जिसकी वजह से पूरा मामला यहां अदालत तक पहुंचा है, तो फिर छोड़ देने वालों को निलंबित कैसे किया? उनमें से कुछ लोगों को आपने। जेपी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। ये बात आज उठी होगी, कोर्ट में आज उठी होगी, या किसी भी हमारे अधिवक्ता महोदय ने उठाई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी उनको एक विधायक को और एक मंत्री को निष्कासित किया है।
आने वाले समय में हमारे आलाकमान इस बात को देख रहे हैं। जैसे जैसे समय और परिस्थिति होगी हम जरूर इसके ऊपर आलाकमान कार्रवाई करेंगे, ये मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं। अब हमारे भाई रामलाल जी का ये कहना था कि एक सड़क बता दो। रामलाल जी, सरकार बदलती है, अधिकारी और नीतियां बहुत कम बदलती हैं। अच्छी बात करके पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। मेहरबानी करके जो काम हो रहे हैं उसको सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने कहा सत्यमेव जयते, आपकी घोषणाओं के बारे में की विजय होने वाली है। एक विकास अब ये कह रहे हैं कि आपके केंद्र बना है। रामलाल जी मुझे पूरी बात कहने दो, आप पूरी बात मुझे कहने दो। आप ये कह रहे हैं कि इनके पास मेजोरिटी है तो वो अपने मेजोरिटी को बताते क्यों नहीं है? रामलाल जी, आपके कहने से नहीं बताएंगे, आपके कहने से नहीं बताएंगे हम। ये महामहिम कह दें या हमारे विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा बुला लें, हम जरूर अपना बहुमत को साबित करेंगे। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री जो शेष समय हमारा रहा उसको पूरा कराएंगे। आप जिस तरह से अन्य राज्यों में आपने खेल करके देख लिया है और इसमें आपको छोटा मोटा लाभ मिल गया, वो भूल जाओ। ये राजस्थान है, ये वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है। आप अपनी बात को भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी अपने गलत मंसूबे हैं, इनको छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस हमेशा सत्यता के पर चली है, प्रजातंत्र को जीवित रखा है और अशोक गहलोत साहब का नाम देश और दुनिया में जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। मालवीय साहब, रामलाल जी की जो पार्टी है उसके लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप वहां जो लोग ठहरे हुए हैं ना, जो 102, 106, 107, वो एक तिलिस्म में कितना क्या नंबर है, लेकिन आप कहते हैं कि आपके पास पर्याप्त नंबर्स हैं। उसके बारे में इनका कहना है कि ये तभी तक पर्याप्त है जब तक आप लोग वहां हैं। जो ही आप लोग वहां से निकले, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बागी कैंप की संख्या बढ़ाने का काम करेंगे, ये उम्मीद लेकर बैठे हैं, इस दावे के साथ बैठे हुए हैं, उम्मीद नहीं। मालवीय साहब, मैं जेपी साहब ये बात कहना चाह रहा हूं कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, और दबी हुई आवाज में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जिनके मन में सच्चाई है, मन में देशभक्ति के भाव हैं, वो प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहते हैं। उल्टा नहीं हो जाए। हमारे पास तो पूर्ण बहुमत है, हम तो सिद्ध कर देंगे। मालवीय साहब, मैं इतना कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी नहीं, इस तरीके से। लेकिन मालवीय साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। राजकुमार रोज जो आदिवासी क्षेत्र से आने वाला एमएलए पहली बार विधानसभा के अंदर पहुंचा है, आपके प्रशासनिक तंत्र ने, पुलिस ने किस तरीके से उसकी बेइज्जती की है। उसकी गाड़ी की चाबी निकालना, उसको डराना धमकाना, उसको जाने नहीं देना, और फिर आप जैसे संवेदनशील व्यक्ति उसको 4 घंटे तक होटल के अंदर बिठाए रखना, और किस आधार के ऊपर उसने सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो डाला है वो आपके सरकार की कार्य है उसको बयां करने के लिए पर्याप्त है। और आप खुद मालवीय साहब, मैं जानता हूं आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, संजीदगी वाले व्यक्ति हैं, विकास को प्राथमिकता देने वाले हैं, आदिवासी बेल्ट से आने वाले व्यक्ति हैं। आप पिछले शासनकाल के अंदर मंत्री थे। आपकी इस बेरुखी के कारण मैं समझ सकता हूं किस तरीके से सरकार ने आपको दरकिनार करने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अंतरात्मा की अभिव्यक्ति करने में इतना पीछे क्यों मालवीय साहब? देखो रामलाल जी, कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतने पद दे दिए कि अब आगे मंत्री संतरी कोई मायना नहीं रखता है, और मुकद्दर में लिखा होगा तो वो भी मिल जाएगा। आप रामलाल के लिए बारे में बात कर रहे हो, रामलाल जी की पूरी टीम, और उनके हाथ में भी नहीं है, हमारा आदिवासी परिवार है, उनका आदिवासी परिवार निर्णय करता है कि आपको किसके साथ जाना है। 15 से 20 आदिवासी परिवार इस होटल में लेके आए दोनों विधायकों को, और अशोक गहलोत साहब को सुपुर्द करके गए कि आदिवासी परिवार यह निर्णय करता है कि हमारा अगर वोट जाएगा तो अशोक गहलोत को जाएगा, हमारा अगर वोट जाएगा तो प्रजातंत्र को जीवित रखने वाली सरकार को जाएगा। ये पूंजीपतियों को और बड़ा धन दे के खरीदने वालों को नहीं जाएगा। ये भी बता दो, आप एक रामलाल की बात कर रहे हो, आप एक रामलाल की बात कर रहे हो। के दौरान क्या मजबूरी थी कि उसके कान में आकर बात कहेगी, यही बात आपको बोलनी है। उसको इतना ज्ञान तो है कि विधायक होने के नाते कि उसको पीसी के अंदर क्या बात कहनी है, किस आधार पे आप निष्ठा दिखा रहे हो, किन आधार पे, किन मुद्दों के ऊपर आपने सहमति दी है सरकार को, फिर उसको पीछे से आकर कान में बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको यही कहना है पीसी के अंदर?
पीछे तो प्रदेशाध्यक्ष जी के पीछे भी कोई ना कोई बैठे हुए थे, रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी उसके बारे में भी सवाल उठे थे, जेपी शर्मा जी उसके बारे में भी सवाल उठे थे, उसके बारे में भी सवाल उठे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके सब रामलाल जी, आपको इतनी सारी जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, और आप दबाव के अंदर प्रशासनिक दबाव में पढ़ा लिखा आदमी है, अगर आप पीसी करा रहे हो, पढ़ा लिखा आदमी और पढ़ा लिखा इसलिए जीत के आया है रामलाल। आप कोई डरा धमका नहीं है। रामलाल पढ़ा लिखा आदमी है, अपने विभाग का काम कर रहा है, आदिवासी परिवार है, और उनके कहने से ये जीत का आया है और वो इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ दे रहा है। अब मुझे तो रामलाल जी यही बात हम आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी इतने टेक्निकल बात परेशान करते क्यों हो रहे हो? हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है तो आप अपने बंद करो सब काम। हाँ, ठीक बात है। हम और लेना देना है कि नहीं, उस पर भी बात करते हैं आगे। थोड़ा सा इसको तकनीकी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। 24 तारीख को साहब, ओम सैनी साहब, ऐसा क्या हो जाएगा जिससे सरकार के भविष्य का फैसला होगा? ये कही जा रही है, ये पब्लिक परसेप्शन में, पब्लिक डोमेन में ये बात प्लांट की जा रही है कि 24 तारीख को सरकार के भविष्य का फैसला मुझे नहीं लगता। इसमें तो जो बागी कैंप है उसके भविष्य का फैसला जरूर होना है। अभी जो लीगल एंगल से जो मामला डेवलप हुआ है उसका फैसला होगा, उससे सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इसका किस तरह से फैसला होता है या नहीं होता है, वो जरा सा खुलासा करिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के सीधा सीधा है कि अगर न्यायालय में कहा जाता है कि नोटिस गलत थे या ऐसा था, तो ये स्पीकर पर निर्भर करता है कि उसको माने या न माने। तो निश्चित रूप से स्पीकर वही करेंगे जो उन्होंने पहले से तय किया हुआ है, और वो अगर स्वीकार करते हैं, मतलब सब कुछ तय करना माननीय अध्यक्ष पे निर्भर करता है। माननीय अध्यक्ष जो फैसला करेंगे वही होगा कि 19 लोग जो है बैठे हुए हैं, जिनमें से कि 2 सस्पेंड चल रहे हैं या 3 सस्पेंड चल रहे हैं, बाकी के लोगों को इसकी सदस्यता हाउस की दी जाए न दी जाए, या रखी जाए न रखी जाए, इस पर जो भी कुछ फैसला करेंगे अध्यक्ष करेंगे। और फिर उसके बाद में चाहे वो लोग जाएं सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो सरकार और सब दोनों जा सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि सब अदालत के फैसले पर निर्भर करता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अदालत इसमें क्या करेगी। अदालत तो करने का जो कुछ सिलसिला था कि साहब हमें गलत तरीके से नोटिस सर्व की, ये भी पता लगा, वकील कह रहे हैं कि साहब उसकी वो बिल्कुल ठीक थे, कैसे थे, वो जो बताया है सारा ना, तो उसको अगर कुछ कहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि न्यायपालिका यहाँ पर कोई हस्तक्षेप कर पाएगी। न्यायपालिका तो हस्तक्षेप संवैधानिक कोई परिस्थिति बन जाती है ऐसी जिसका निर्णय करना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। फिर राजस्थान में तो कुछ है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि 24 तारीख को कोई खास फर्क पड़ने वाला है। जी बिल्कुल ठीक बात। रामलाल जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक मीडिया के माध्यम से जो स्टेटमेंट आया था स्पीकर के द्वारा कि जो भी न्यायालय के अंदर डायरेक्शन आएंगे वो डायरेक्शनों की पालना करते हुए हम निर्णय करेंगे जो भी करना है। तो लेकिन आप इस आधार के ऊपर दरकिनार कर दो कि साहब स्पीकर न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना करके और उनको जो फैसला करना वही फैसला करेंगे। मेरे ख्याल से न्यायालय के आदेश के अनुसार जो डायरेक्शन आएंगे उनके अनुसार अध्यक्ष स्पीकर महोदय चलेंगे, जो भी नियम प्रक्रिया जो उनको अलाउ करते हैं उसके आधार पर काम करेंगे। लेकिन सर, मैं तो आप लोगों से ये अर्ज कर रहा था कि बागी कैंप को लेकर क्या फैसला आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सरकार बचेगी या रहेगी या नहीं रहेगी, इसको कैसे तय करता है? ये तो फ्लोर टेस्ट तय करता है, जिसमें कि अगर बागी कैंप को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो मैजिक फिगर बदल जाता है, तो सरकार और कंफर्टेबल हो जाती है। और आज की स्थिति में तो सरकार ये दावा कर ही रही है कि हमारे पास मैजिक फिगर को हम क्रॉस कर रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त नंबर्स हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है सरकार के एग्जिस्टेंस के ऊपर, वो समझना जरूरी है, जो हम ब्रेक के बाद समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जुड़े रहिएगा मालवीय साहब, जुड़े रहिएगा ओम सैनी साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्राइम डिबेट में। आज हमारे साथ रामलाल शर्मा विधायक, सुरेश जैन साहब राजनीतिक विश्लेषक, महेंद्र सिंह मालवीय साहब कांग्रेस के विधायक, और ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपके पास आ रहा हूं। और ये जो बात लगातार कही जा रही है जब से ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, बल्कि इस मामले को लेकर जब कोर्ट में जब से हियरिंग चल रही है तब से कहा जा रहा है कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जो हारने वाला पक्ष है वो उसने कागज़ तैयार होंगे, प्रिंट निकालने बाकी होंगे, ऐसी स्थिति है, मरता नहीं क्या करता की। तो तत्काल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब अभी एक जो इस पूरे मामले का पहलू है जो अनएड्रेस्ड रह गया है, लगता है कि इसमें एक्ट को चैलेंज किया गया है और केंद्र सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया है। जैसे यहाँ ये चीज़ रह गई, वैसे इस बात की संभावना बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा हो।
संभावना इस बात की पूरी है कि वहाँ केंद्र सरकार को पार्टी बनाया जाएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन भी दे दे इस बात के। आप बेहतर समझते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ कानूनी गहराई। तो ऐसी स्थिति में क्या ये समझा जाना चाहिए, ये माना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर बात जाती है तो बात लंबी खींचेगी, और उस स्थिति में राजस्थान में जो हालात बने हुए हैं उनको बहुत देर तक बने रहने में बुद्धिमानी नहीं समझी जाएगी किसी विपक्ष के द्वारा? इसमें दो मुद्दे उठाए गए हैं जी। एक मुद्दा तो यह है कि ये जो नोटिस दिया गया है ये उचित नहीं है, उचित कारणों पर आधारित नहीं है, और प्राइमा फेसी अध्यक्ष विधानसभा को इसकी जो जांच करनी चाहिए कि ये तथ्यों पर आधारित है या नहीं, वो जांच नहीं की गई है। एक तो ये इश्यू इसमें उठाया गया है। दूसरा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू उठाया गया है और उस धारा को ही, धारा 2 को ही अवैध घोषित करने के लिए निवेदन किया गया है। हाँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि इन दोनों इश्यूज़ को प्राइमा फेसी कोर्ट ने सुनने योग्य माना, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। जिस तरह से जब ये सिंगल बेंच में पेश किया गया था तब जज साहब ने कहा था कि आपने जिन्होंने दल बदल याचिका लगाई है मैं जोशी जी को, उनको क्यों नहीं पार्टी बनाया जी, जो बाद में पार्टी बने। हाँ, और समझे। हाँ। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाने का कोई बहुत बड़ा लीगल इशू होता न्यायालय के समक्ष, तो विद्वान न्यायाधीश शायद किसी भी स्तर पर याचिका दायर करने वाले पक्ष को ये कह सकते थे कि आपने ये जो केंद्र सरकार को पार्टी नहीं बनाया है इसलिए आपका ये इशू इसमें कवर नहीं होता, या तुमको पार्टी बनाइए या फिर इस इशू पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, और दोनों पक्षों ने, पक्ष और विपक्ष में, इस बारे में अपने तर्क रखे, और बाद में हमने देखा कि 2 अन्य अधिवक्ता भी उसके अंदर पार्टी बने इसी बात को लेकर के, और ये तर्क उन्होंने सामने रखे। तो ये न्यायालय को निश्चित करना है कि केंद्र सरकार को पक्ष बनाए बिना क्या वो इस पर कोई निर्णय कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, या वो प्राइमा फेसी ये कहेंगे कि इसमें कोई संवैधानिक प्रश्न निहित ही नहीं है, या ये धारा के बारे में पहले ही निर्णय किया जा चुका है इसलिए इस पर हम कोई निर्णय नहीं करते हैं, और खाली अपने आप को उस नोटिस की वैधता तक कि वो सही दिया गया है या नहीं दिया गया है उस तक अपने को सीमित रखते हुए अपना निर्णय करें। दोनों ही स्थितियों में अलग अलग विचार पैदा होंगे। यदि संवैधानिकता के संबंध में कोई निर्णय किया जाता है तो निश्चित रूप से आप मान के चलें कि स्पीकर विधानसभा को तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही चाहिए यदि उनके खिलाफ ये डिसीजन आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होगा। दल बदल याचिका कानून का एक पूरी की पूरी धारा निरस्त होने की स्थिति आ जाती है तो वो पूरे हिंदुस्तान की सभी विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा पर लागू होगी। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से कोई न कोई पक्ष उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। लेकिन यदि संवैधानिक प्रश्न को टच ही नहीं किया जाता है और न्यायालय ये निर्णय कर लेता है कि नहीं, संवैधानिक प्रश्न इसमें निहित नहीं है और इसमें तो सिर्फ ये नोटिस दिया गया वहीं तक सीमित है, तो वो उसकी जो मेरिट डिमेरिट्स उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है उनके आधार पर अपना निर्णय करेंगे। ठीक है। और उसमें कोई पक्ष जाता है नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में, वो उनकी व्यक्तिगत बात रहेगी। ठीक है। मालवीय साहब, आम आदमी की जिज्ञासा है कि ये सब कब तक चलेगा? ये तो अगर इस मामले का निपटारा अदालत के गलियारे से होना है तो हाईकोर्ट से भी नहीं निपटेगा। अगर स्पीकर के नोटिस को वैध माना जाता है तो बागी खेमा आगे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो स्पीकर आगे जा सकते हैं। इस तरह की बातें हैं, तो वहाँ से तो इसका फैसला होकर आएगा नहीं। फैसला तब होगा जब सरकार फ्लोर टेस्ट में जाएगी और बहुमत साबित कर देगी। क्या इस तरह की कोई प्लानिंग बन रही है? जैसा कि चर्चाएं आ रही थी कि एक आध दिन का संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है और सरकार अपना बहुमत साबित कर सकती है सदन में एक आध दिन के अंदर ही। मालवीय साहब, देखिए जेपी साहब, मामला कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों जगह पे विचाराधीन है और दोनों का भी फैसला सुरक्षित है। 24 तारीख के बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा कि आगे क्या होना है। लेकिन मैं इतना सा कह सकता हूं कि हमारे पास में बहुमत का आंकड़ा पूरा है जी। अगर महामहिम फ्लोर टेस्ट के लिए कहें या विधानसभा अध्यक्ष जी कहें, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ठीक है। इस बात की संभावना नहीं के बराबर है। महामहिम तो तब कहेंगे जब ये रामलाल जी जो नैतिकता का सवाल उठा रही है इनकी पार्टी, वो जाकर औपचारिक रूप से वहाँ इस मांग को रखें और इस मांग को जस्टिफाई करें, तब वो कह सकते हैं।
और स्पीकर तो कहने से रहे। तो फिलहाल ये मानकर चलना चाहिए कि 24 तारीख को ये फैसला आ जाए, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा। यानी अब इस डाइसी सिचुएशन में ओम सैनी साहब फ्लोर टेस्ट के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए, जब ये पता नहीं है कि वो 18 जो बागी विधायक हैं वो विधानसभा की सदस्यता के योग्य हैं या स्पीकर उनको योग्य नहीं मानते हैं। ओम सैनी जी, अगर विधायक नहीं, उनको फैसला तो करना ही पड़ेगा ना स्पीकर साहब को कि जिन लोगों की याचिका, जिन लोगों का वो आग्रह लगा हुआ है उसके ऊपर उनको फैसला तो करना ही पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही। और इधर से जो महेश जोशी जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो लगाया है उनको भी बताना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता ये है कि इन लोगों की मेंबरशिप तो वो निरस्त करेंगे। अदालत के आग्रह की बात मान ली कि साहब 24 तारीख तक आप कोई फैसला ना करें, जो भी फैसला हो, लेकिन वो अपना अधिकार जरूर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर उनको रोका नहीं जा सकता। जो आर्टिकल 191 के तहत उनको 10वीं सूची में जो अधिकार दिए हुए हैं स्पीकर को, उनको रोका नहीं जा सकता। इसके बारे में तो बाद में जो कुछ होता है, जिनके साथ में जो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन हाउस तो अपनी स्थिति में आ जाएगा ना। हाउस में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कांग्रेस के फेवर में चला जाता हाउस के अंदर, तो उसके बाद में कोई दिक्कत तो होती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर नहीं विधानसभा को बंद कर दीजिए, पहले इसका फैसला होने दीजिए। संवैधानिक प्रश्न वो बाद में अपनी तरफ से लगाएंगे जो भी कुछ होगा, लेकिन 24 तारीख के बाद में ये तो कोई मसला रहता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बता सकते हैं एक महत्वपूर्ण सिचुएशन जिसमें जो एक ऐसी स्थिति उभरती है जिस पर विचार किया जाना जरूरी है, उस पर आता हूं मैं। लेकिन उससे पहले सुरेश चंद साहब ये समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती जा रही है कि सरकार को चाहिए कि वो बहुमत साबित करे सदन में। इनके पास क्या इस बात का विकल्प क्या है, वो प्रक्रिया क्या है जिसके तहत ये मजबूर कर सकते हैं सरकार को, चाहें तो, कि वो बहुमत साबित करें? क्या ऐसा कर सकते हैं? वर्तमान परिस्थितियों में जब 19 तथाकथित बागी सदस्य कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के सदस्य हैं, हाँ, तो कांग्रेस के पास 107 सदस्यों का स्वयं का बहुमत है, हाँ, बिना किसी निर्दलीय या अन्य का सहयोग लिए हुए हैं। दूसरा, राज्यपाल लेकिन कांग्रेस का तो आधिकारिक स्टैंड है ना कि वो तो छोड़ चुके हैं स्वेच्छा से हमारी पार्टी। अगर वो उन्होंने सदस्यता छोड़ भी दिए तो उन्होंने अभी तक सदन के अंदर या राज्यपाल को कभी लिख के नहीं दिया है कि हमने कांग्रेस का बहुमत छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। जब उन्होंने बहुमत छोड़ा नहीं है, हो सकता है कांग्रेस छोड़ दी हो, लेकिन वो कांग्रेस को वोट देना चाहते हो, उनका समर्थन करना चाहते हो, जैसे कई सारे दल दूसरे निर्दलीय कर रहे हैं। इसलिए बहुमत के लिए बीजेपी तो इसलिए नहीं कह सकती कि उनके पास 72 सदस्य हैं, समर्थन मिला के 75 मान ले, 3 निर्दलीय भी मान ले तो 78 ही सदस्य हैं, जो बहुमत से बहुत दूर हैं। और 19 सदस्यों में है तो सचिन पायलट कह ही चुके हैं कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी खत्म हो गई। और गवर्नर ने तो एक बार जब कहा था तो शुरू में जब सरकार बनी थी तो इन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है। तो तकनीकी रूप से तो कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है अपना बहुमत सिद्ध करने की, ना कोई कह रहा है, ना उनको स्वयं करने की जरूरत है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जो बाड़ेबंदी वाली स्थिति है, यदि उससे सरकार चाहती है कि हम बाहर निकल करके आ जाएं, या वो चाहती है कि जो ये 19 सदस्य हैं ये एक्सपोज हो जाएं, तो उसके लिए उन्हें सदन में किसी न किसी माध्यम से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इन 19 सदस्यों को क्लियर कट व्हिप का उल्लंघन करने का मौका मिले, या सदन की सदस्यता छोड़ने का मौका मिले, या फिर वापस से कांग्रेस में आने का मौका मिले। मैं इस पर एक सवाल करूंगा आपसे, लेकिन पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब के पास जा रहा हूं। मालवीय साहब, आपकी तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में हैं। अभी आपने कहा कि पहले 24 तारीख को फैसला आ जाए जो कि यह निर्धारित करता है कि बागी कैंप के एमएलएज रहेंगे, उनकी मेंबरशिप रहेगी या नहीं रहेगी, ये 24 तारीख के फैसले से तय हो जाएगा। और आप 24 तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं। यानी आप ये मानकर चल रहे हैं क्या कि वो बागी विधायकों की सदस्यता बहाल रहती है? यानी वो खेमा अगर जीत जाता है तो भी आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं है? हमको कोई चिंता नहीं है। बहुमत हमारे पास पूरा है, हमको कोई चिंता नहीं है। सबको होटल से बाहर करो ना। एक मिनट पूरी बात सुनिए। हाँ, तो ये इस निश्चिंतता का आधार क्या है मालवीय साहब? रामलाल जी जल्दी मत करो, लोग तो बड़े इस तरह के लगाते हैं कि इतने में से इतने कम हो गए, इतनों को अयोग्य कर दिया, इतनों के साथ ऐसा हो गया। तो ये तो लोग तो बैठे बैठे कोई सरकार गिरा रहा है, कोई सरकार 5 साल चला रहा है। हमारे पास तो पूंजी हमारी पूरी है।
चलिए ठीक है, आपने इशारा उस कहावत की तरफ किया शायद कि ओछी पूंजी मालिक के लिए मुश्किल पैदा करती है। सुरेश जैन साहब, मैं जो सवाल आपसे कह रहा था, जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि वापस आऊंगा, वो सवाल ये है कि अगर ऐसी स्थिति में जबकि पूरे 200 विधायक ही होते हैं फ्लोर टेस्ट में मौजूद, यानी बागी कैंप के जो विधायक हैं उनकी सदस्यता अगर समाप्त नहीं होती है, आपने कहा कि विप ऐसा कोई कुछ लाया जाए, कोई विधेयक लाया जाए, कुछ और लेकर आया जाए जिसमें विप जारी करने की संभावना बनती हो, और विप जारी कर दिया जाए तो उनको सामने अपना स्टैंड लेकर आना पड़ेगा कि वो सरकार के पक्ष में जाते हैं विपक्ष में। लेकिन जब अदालत में सरकार ये कह चुकी है कि इन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, तो उसके बाद क्या उनको वो विप के दायरे में आते हैं? हाँ, ऐसा है कि जब तक अध्यक्ष महोदय इस याचिका को डिसाइड नहीं करते तब तक वो विधानसभा के रिकॉर्ड में कांग्रेस के ही सदस्य हैं, उससे बाहर नहीं हुए हैं। इसलिए कांग्रेस यदि चाहे तो उनको उस समय विप जारी कर सकती है, और कांग्रेस विप जारी करेगी भी, इसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। फर्क इतना सा है कि याचिका दायर करके कांग्रेस किसी टेक्निकल उलझनों में फंस गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए और हम उनको विप जारी कर दें और वो इस विप को लेकर के ही वापस कोर्ट में चले जाएं आधार बना लें। कि देखो साहब ये सरकार का विप जारी कर रहा है। जैसा कि अभी एक इश्यू बन गया है, जब उन्होंने 2 सदस्यों को टेप कांड के कारण निलंबित किया, तो एक बड़ा कारण बन गया कि साहब वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है तो निलंबित कैसे किया, और निलंबित कर दिया, इसका मतलब कांग्रेस के सदस्य हैं। जब कांग्रेस के सदस्य हैं, आप भी मानते हो, तो उन्होंने स्वेच्छा से कांग्रेस छोड़ी नहीं है, स्वेच्छा से कांग्रेस नहीं छोड़ी तो दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ये एक जल्दबाजी में याचिका दायर करने पर एक समस्या खड़ी हो गई है, और शायद इसी कारण से मुझे लग रहा है कि विधानसभा सत्र की तारीख कहीं न कहीं तय होते हुए भी वो डिक्लेयर नहीं हो पा रही है। इस समस्या का हल शायद उनको नजर आ रहा है कि 24 तारीख के फैसले में शायद इसका कोई हल निकल जाए। ठीक है। ओम सैनी साहब, आज अशोक गहलोत जी ने विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा कि मध्यावधि चुनाव के लिए या विधानसभा भंग करने जैसी स्थिति के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ना कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा भंग हो, ना भाजपा चाहेगी इस बात को कि विधानसभा भंग हो, ना बागी खेमा चाहेगा कि विधानसभा भंग हो। ये बात कितनी सिग्निफिकेंट बात है इस पूरे सिनेरियो में? क्या सिग्निफिकेंस है इस बात की? देखिए, जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, वैसा ही उसका ही प्रभाव राजस्थान में भी है। जनमानस ये जो कोविड में फंसा है, जनमानस अपनी तकलीफों में फंसा है, इंडस्ट्री सारी कोलैप्स हो चुकी हैं। कहीं पर भी कुछ रामलाल जी ने जो विकास किया उसका सारा दृश्य साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या हाल हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सब लोग बचना चाहते हैं इस वक्त इलेक्शन में जाने से। ये तो 5 साल में कुछ बेहतर करके और उसके बाद में इलेक्शन में जाने की बात सोच रहा था सत्ताधारी दल, जहाँ कहीं भी रहा हो, तो वो सब चांसेस नहीं हुए हैं। और साथ साथ में देखिए, एक अंदरूनी जो युद्ध जिसको पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है, जो यंगस्टर्स का ओल्डीज का जो झगड़ा सा जो चल रहा है, मुझे लगता है सिंडिकेट इंडिकेट वाला सीन बन गया है। जिस तरीके से ये जो नौजवान हैं वो एक सत्ता का सुख जल्दी से चाहते हैं और तत्काल उसके साथ में जुड़ जाना चाहते हैं, और उसके लिए जो कॉर्पोरेट जगत है उसके साथ में पूरी मदद देना चाहते हैं। और दूसरी ओर वो निष्ठावान और प्रतिबद्ध लोग हैं जो उम्र में बढ़ गए हैं और साथ साथ में लेकिन एक सपना रखते हैं कांग्रेस के उसका कि जो कांग्रेस हमने 1955 में जो एक आवाजी सम्मेलन में जो रेजोल्यूशन पारित किया था, जिसमें समाजवादी समाज की रचना करनी थी, गरीबों को भला करना था, उसको वापस से स्थापित किया जाए, वो चाहते हैं ऐसा। लेकिन उनको ओल्डीज कह करके रिजेक्ट करने का सिलसिला पहले आला कमान में ही हुआ, और आला कमान ने महसूस किया कि अनुभव और हौसले का समन्वय तो हो सकता है, लेकिन अनुभव को रिजेक्ट करने वाली बात ठीक नहीं है। और वो मुझे देखने को मिल रही है कि जितने भी, जैसे आपने देखा कि जितने नौजवान हैं, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो बम्बई की वो सुनील दत्त जी की बेटी हो, उन लोगों ने बड़ा तकलीफ जाहिर किया है सचिन पायलट के लिए। उसी तरीके से इन लोगों ने, जैसे कुछ चीफ मिनिस्टर हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, वो अशोक जी के लिए बड़ा वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि निष्ठावान और प्रतिबद्ध लोग ये हैं, ये लोग चाहते हैं कि पुनः वो कांग्रेस जीवित हो। उस कांग्रेस को जीवित करने के लिए इनके पास में वक्त की कमी है, वो वक्त चाहते हैं। अगर 3-4 साल का जो वक्त मिल जाएगा, वापस से एक पीपुल ओरिएंटेड पार्टी अपने आप को बना लेंगे। अन्यथा अभी इलेक्शन में जाने का कोई अर्थ नहीं। इसी तरीके से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि जिस तरह का फूट चल रही है,
चाहे कितना ही कुछ करते रहे, मौका मिल जाए तो अपने आप को फिर से बेहतर बना करके और चुनाव के मैदान में जाए। फिर वक्त कोई भी चुनाव के मैदान में नहीं जाना चाहता। सही बात है। रामलाल शर्मा जी, जी चुनाव के मैदान में कोई नहीं जाना चाहता। चुनाव के मैदान में जब आप जाएंगे तब एक और मुश्किल के लिए आप पता नहीं तैयार हैं कि नहीं है, ज़रा बताइए। सचिन पायलट के प्रति जो आप सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, जो कि आप ये भूल कर व्यक्त कर रहे हैं, आप कहते हैं ना कि उनके संघर्ष को दरकिनार कर दिया गया, उस संघर्ष को दरकिनार कर दिया गया, ये आरोप तो बीजेपी कांग्रेस पर लगता है। लेकिन उस संघर्ष की व्याख्या अगर आप करिए तो वो संघर्ष ये था कि उन्होंने आपकी पार्टी को निकम्मी और जन विरोधी सरकार बताया था। उनका संघर्ष वो था जिसको इन्होंने दरकिनार कर दिया, आप ये कहते हैं। तो उस सहानुभूति का जब अगर ये चुनाव जिस तरह से आज दिखाई दे रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, तो आज ये जो सहानुभूति है ये कल को भारी तो नहीं पड़ने वाली है? देखिए जेपी शर्मा जी, हमारी किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति राजस्थान की जनता के प्रति हमारी है कि जनता की जो हालात वर्तमान में बनी हुई है, जिसका कोई रखवाला नहीं है वर्तमान समय के अंदर, उसके प्रति हमारी सहानुभूति है। बाकी हम तो ये चाहते हैं कि इनके आपसी झगड़े ये बैठ के निपटाए, आला कमान के हस्तक्षेप से निपटाए, या आपसी विचार विमर्श के आधार पर निपटाए, या एक दूसरे की जो इनके गैप बढ़ा है उस गैप का आधार क्या है, कारण क्या है, उसको देख के निपटाए। हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान के आवाम की जो जनता ने इनको मौका दिया, अवसर दिया है, उस अवसर का ज्यादा से ज्यादा जनता के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए करें। रही बात ही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। वो इन चीजों की परवाह कभी नहीं करती कि आज हम सत्ता से बाहर आ गए तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही हमारा लक्ष्य है, सत्ता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनके आपसी झगड़ों की वजह से आप कहीं पर भी आप देखोगे, चाहे मध्य प्रदेश देखो, कर्नाटक देखो, राजस्थान देखो या और कन्ने देखो, झगड़े इनके परिवार से शुरू होते हैं। झगड़ों की वजह से आपको सरकार बनानी पड़ती है। जेपी शर्मा जी, झगड़े इनके परिवार से शुरू होते हैं, झगड़े इनके असंतोष की वजह से शुरू होते हैं, और ये ठीक है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। मैं ये कहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस अपने झगड़े निपटाकर मालवीय साहब आप देर से जुड़े हैं, समय बहुत कम बचा है, 1 मिनट का टाइम है, आप अपनी बात रखिए। मालवीय साहब। जेपी साहब, रामलाल जी बहुत अच्छी तरह से बात को कह रहे हैं, मुंह में पानी तो इनके निकल रहा है और कह ये रहे हैं कि इनके घर के झगड़े निपटाएं। अगर घर के ही झगड़े निपटाने और सही, अगर आप राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहते हो तो मेहरबानी करके टीवी के ऊपर अपनी डिबेट को छोड़ दो, हमारा घर का काम हमको करने दो। आप क्यों परेशान हो रहे हो? और जो आपने जो किया मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पद की लोलुपता आपके अंदर है, पद की लोलुपता आपके अंदर है, सत्ता का सुख भोगने की लोलुपता आपके अंदर है। मना लोलुपता तो 7 बजे 7 बजे आपने 7 बजे आज तक देश की दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 7 बजे शपथ ग्रहण, 7 बजे शपथ ग्रहण, इससे देश और दुनिया आके है, दुनिया में वो देख नहीं रही, ऐसा नहीं है, इनके दिमाग है। 7 बजे शपथ लेकर दिलाई थी, अपने कार्यालय से उठा के कोई इमरजेंसी नहीं होती है। वो भी इतिहास गवाह है, शपथ ग्रहण समारोह बहुत धूमधाम से किया जाता है, वो भी पूरा देश जानता है। सिर्फ लोगों को बाबा अम्बेडकर को बहुत पुरानी बात, उसको छोड़ो, बाबा अम्बेडकर वाली बात को छोड़ दो। अरे मालवीय साहब, बाबा अम्बेडकर आपके साथ में नहीं था, कर दिया उस जमाने में अपनी पार्टी भी नहीं थी, उस समय तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी देश की लड़ाई लड़ रही थी। अपमान है, मेहरबानी करके अम्बेडकर साहब को खराब मत करो। ठीक है रामलाल जी, कोई अपमान नहीं है, हम बहुत स्वाभिमान से जी रहे हैं, बहुत स्वाभिमान से जी रहे हैं। समय हो गया मालवीय साहब, अपमान नहीं है आज। बिल्कुल ठीक है, समय हो गया। मालवीय साहब शुक्रिया आपका। ओम सैनी जी आपका भी शुक्रिया। जमीन जगाने के लिए लगातार रामलाल जी कोशिश कर रहे हैं। कब तक ये कोशिश चलती है और इन कोशिशों का कुछ नतीजा निकलता है कि नहीं निकलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो पड़ाव दिख रहा है वो 24 जुलाई का दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।